नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे विश्वसनीय शो दंगल। आज बात सीएम योगी की, जिन्होंने ज्ञानवापी पर बयानों का हथौड़ा ऐसा चलाया कि यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी के इस बयान के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, उनकी सरकार की दशा और दिशा क्या है। लेकिन उनका ये बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी माहौल खराब कर रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि किस मुद्दे पर अदालतों में बहस चल रही हो, उसे सियासी मैदान में खींच कर लाने की क्या जरूरत थी? क्या सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान किसी रणनीति के तहत दिया? क्या विपक्ष को अपनी पिच पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी का कार्ड खेला, या फिर विपक्ष की धार, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सियासी बयान की धार को कुंद करने के लिए सीएम योगी ने यह बड़ा पासा फेंका है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट्स के बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, इससे बेफिक्र सीएम योगी ने जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। सीएम योगी का यह बयान गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान आया। उन्होंने अपनी बातों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए शंकराचार्य और चंडाल के प्रसंग को साझा किया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानव्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। इसका विवाद काफी पुराना है। ऐसा दावा है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही दावा ज्ञानवापी विवाद की जड़ है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इसे लेकर 1991 में पहला मामला दायर किया गया था, यानी पिछले 33 साल से यह मुकदमा चल रहा है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर है, उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में बनवाया था। उसके पूर्व काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है, औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था। और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है, वो मंदिर है। और हमारा यह प्रयास है कि हम उसे हासिल करके रहेंगे। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के सुर में सुर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी मिलाया है, जो महादेव के दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। देखिए, देश के अंदर, भारत के अंदर सभी जगह मंदिर ही मंदिर था। मस्जिद तो बाद के कालखंडों में आए हैं, इसलिए मस्जिद को भी हम मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि वो भी सनातन के संस्कृति के संस्कार से ही ओत प्रोत थे। और जितने भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, सभी सनातन के संतान हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं। माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, वो माँ भारती का संतान है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से 2 कदम आगे बढ़कर गिरिराज सिंह ने काशी के साथ मथुरा का भी जिक्र छेड़ दिया। सब तरह से मिलेगा, चिंता मत करें। भारत है, भारत में अगर काशी, मथुरा, अयोध्या की पहचान नहीं रहेगी, ये मेरे आराध्य हैं, तो क्या दुनिया में हम जाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो आपने देख लिया,
हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा है। पाकिस्तान में तो समाप्त ही हो गया, किसी की जुबान खुली क्या? चिंता मत कीजिए, समय पर सब कुछ हो जाएगा। हालांकि योगी के बयान पर विपक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री जी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा नौकरी में कुछ नहीं हो पा रहा, ये मंदिर मस्जिद करने से तो अयोध्या में आपने देख लिया है, अब आपको काशी याद आ ही गई है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बच गए थे जीतने से, आने वाले उपचुनाव में जितना मंदिर मस्जिद करके आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता में आपके खिलाफ जो गुस्सा है वो बढ़ ही रहा है। मुख्यमंत्री जी, ज्ञानवापी का मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। कोर्ट से इस पर क्या फैसला आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सियासत करने वाले अपना फैसला बार बार सुनाते रहते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान से तारुफ आपका कराएं शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विष्णु शंकर जैन वकील हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल मैं शलभमणि त्रिपाठी से ही करना चाह रही थी, लेकिन वो अभी तक देखिए चर्चा में जुड़े नहीं है, इसलिए मैं अनुराग भदौरिया आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। और इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है, जरा वो समझाइए पहले। देखिए, मुझे बयान देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो पत्रकार साथी थे वो खुद ही कह रहे थे कि इस पे सियासत हो रही है। तो जब पत्रकार बंधु खुद ही कह रहे हैं इस पे सियासत हो रही है, तो मुझे बताने की जरूरत कहाँ है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। लोकसभा के चुनाव में 33 पे सिमट गए, हम 43 लेके आए। अब वो परेशान है क्योंकि उनके जो जनता के मुद्दों पे उनको बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता के मुद्दों पे जैसी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, युवा है, शिक्षक भर्ती का घोटाला है, या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहते थे। कि लगातार 15-20 दिनों से, जब से ये हारे हैं तब से खिसिया गए हैं, और खिसिया के क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं आप चलो धर्म की राजनीति को हम बढ़ावा दें। अरे हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है, सभी जाति धर्म के लोगों का यहाँ सम्मान होता है। कोशिश कर रहे हैं आप, कह रहे हैं आप यहाँ आप इस चर्चा में केवल गिना रहे हैं। एक सेकंड में सवाल सुन लीजिए, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई सब गिना रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरह समाजवादी पार्टी घेर रही है। खुद आप अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि जाति को देखकर एनकाउंटर होते हैं। कौन ला रहा है जाति? अब वो जाति ला रहे हैं, आप जाति ला रहे हैं, ठीक है, वो धर्म ले आए तो खराब है। अच्छा ये बताइए इसमें अगर आपकी बात मान लें तो इसके मतलब वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, यही ना? और जाति की राजनीति हम नहीं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई आप भी तो अपने पिच में जाति अपने हिसाब से हर इंसान खेल रहा है ना। अरे सुन तो लो, अरे सवाल तो, अरे जवाब, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए पूरा। मेरा समय क्लियर कर रही थी, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही, मैं आपकी बात न्याय की बात करती है, सवाल के तौर पे फिर आप बीच में कूद पड़े। अरे ठीक है, आप रखिए अपनी बात। मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं कुछ कर थोड़ा जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा कि हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना। समाज में हर वर्ग को सम्मान मिले, जो सालों सालों से जो वर्ग पीछे है, जिनको अगर रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिल जाए, उनको सामाजिक अधिकार मिल जाए, उनको ST/SC का हक मिल जाए, कैसे उनको हक मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो भी हमारी मुख्य धारा में शामिल हो जाए। और जहां तक इनकाउंटर का सवाल है, तो मेरा तो सीधा सा सवाल था कि जब नोएडा में जितेंद्र यादव का इनकाउंटर किया गया था, गोली मारी गई थी, तब क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र यादव को झांसी में गोली लगी थी, इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसकी पत्नी आत्महत्या कर ली थी। और मंगेश यादव की बात जहां तक है, सुल्तानपुर में जो मुख्य आरोपी जिस पे कई सारे मुकदमे हैं, वो तो हाथ उठा के सरेंडर करता है, भैया हम आगे पकड़ लो, हमको जेल में डाल दो। लेकिन जो दूसरा आरोपी है, उसको नहीं, उसकी मां कहती है कि उसको 3 दिन पहले उठा के ले गए, उसको गोली मार देते हैं। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीब का एनकाउंटर हो गलत है, किसी गरीब को नौकरी ना मिले गलत है, किसी गरीब को रोजगार नहीं मिले गलत है, उसको महंगाई के बोझ के तले वो दबा हुआ है, तो आप भी गरीब शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दलित या यादव, ये क्यों आप जाति ले आते हैं? आप जाति के हिसाब से उसकी गरीबी या उसकी लाचारी को क्यों दर्शाते? मेरा सीधा सा सवाल ये है। आप वर्ग को उठाना चाहते हैं, आप ये कहिए कि वो गरीब इंसान आपने गलत एनकाउंटर किया, लेकिन आप जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं। ये बयान जाति को लेकर क्यों? अरे हो गया, मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा कि आपने उसका घर देखा मंगेश यादव का? क्या आलीशान कोठी थी, अरे बाप, संगमरमर का पत्थर लगे हुए थे मंगेश यादव के घर पे, वहां फरारी मर्सिडीज खड़ी थी, लोग जा रहे थे, क्या महल देख रहे थे, शर्म नहीं आई? एक झुग्गी, एक झोपड़ी का घर है,
मंगेश यादव का, जहां पे खाना बनाने के बर्तन तक ठीक से नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के डकैतों के घर देखिए, क्या मेरा कोठियां सवाल खड़ी ये नहीं हैं, था कि उसकी क्या यहाँ गाड़ियां मर्सिडीज खड़ी खड़ी थी कि नहीं हैं, खड़ी क्या थी। अधिकारी वहां सलाम मैं करने सीधा जाते हैं। आपसे अरे 2 पूछ रही मिनट थी, बोलने उसमें तो दीजिए। नहीं सर, आप इतना जो लंबा मुद्दा सवाल है उस पूछते पर नहीं मेरा बोलेंगे जवाब ना, तो- क्योंकि हम वापस से उस मुद्दे पर चले जा रहे हैं। अरे आप आज वो जवाब ही टॉपिक ही नहीं नहीं है सुनना सर, लेकिन चाहते आप तो मैं क्योंकि क्या ये करूं? कह रहे हो अच्छा, धर्म की जवाब राजनीति नहीं करते सुनना हैं, तो बता तो मैं दीजिए, कह रही हूँ जवाब भाई नहीं आप लोग सुनना भी तो जाति की राजनीति करते हैं। चलिए शलभ मणि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका रुख करूं। जवाब मिल गया सर, मुझे जवाब मिल गया। को छोड़िए, मेरा जवाब ले नहीं लीजिए। मिल आप गया ऐसे मुझे मत जवाब भागिए। सर, मिल गया मुझे जवाब। नहीं मिला, नहीं मिला। आप मुझे उसमें 10 भी सेकंड घुमा और रहे हैं। दीजिए। मेरा नहीं, सीधा नहीं, सा नहीं, सवाल नहीं है कि मिला, हर इंसान नहीं अपने मिला। हिसाब से अभी 10 राजनीति सेकंड, कर रहा है 10 ना। सेकंड। वो धर्म ला रहे तो आप भी तो जाति ला रहे हैं। 10 सेकंड तो दीजिए। अरे 10 सेकंड दीजिए। अरे 10 सेकंड दीजिए ना। 10 सेकंड में कंप्लीट मैंने कीजिए, कहा अनुराग भदौरिया। कि हाँ। मंगेश यादव का घर एक झोपड़ी है, टूटी फूटी। नहीं टूटी फूटी झोपड़ी है। माफियाओं के घर देखिए, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जाति गाड़ियां खड़ी लाने हैं, जहां पर पे सवाल सलूट करने है जाते मेरा, हैं फिर से अधिकारी, दोहरा दो और उनको अनुराग तो नहीं पकड़ भदौरिया। सकते हैं, लेकिन जाति गरीब को मंगेश लेकर यादव सवाल है एनकाउंटर मेरा। कर सकते हैं, क्योंकि वो ठीक है। गरीब भी मैं है। जानती हूँ क्योंकि सर, वो बहुत गरीब मुश्किल भी होता है जवाब देना, गरीब इसलिए है, आप लोग बचते मंगेश रहते हैं यादव ऐसे है, ही। इसलिए लगातार उसको बोलते एनकाउंटर रहिए। हो जाएगा। चलिए लेकिन शलभ मणि बदमाश त्रिपाठी, बड़े-बड़े लोग हैं, शलभ मणि यहाँ पे त्रिपाठी, मैं माफियाओं का आपसे कुछ नहीं पूछना बिगड़ेगा। चाह रही हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी चारी जी, मैं सरकार चर्चा की नीति शुरुआत ही नियत है। आपसे हो, जो मामला कोर्ट में है आखिरकार उसको इस तरह खींच कर ले आना क्या जरूरी था? अर्पिता जी, मामला अगर कोर्ट के भीतर है तो भी क्या हम अपने आराध्य के बारे में, उनका क्या इतिहास रहा है, उस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या उस पर चर्चा करने से भी कोई किसी को रोक सकता है? ये किसको नहीं पता है कि किस बर्बरता के साथ वो मंदिर ढहाया गया, किस प्रकार से औरंगजेब के शासन में ये पूरी क्रूरता हुई। किसको नहीं पता कि अंदर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है। किसको नहीं पता कि कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे करने की बात आई और कोर्ट ने कहा कि सर्वे करो, तब समाजवादी पार्टी की सरकार ने खुलकर कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम सर्वे के खिलाफ हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है, आपको ये पता है कि बाबा भोलेनाथ का जहाँ पे जो शिवलिंग मिला है वहाँ पर वजू करने से मना किया गया है। ये हमारी आस्था का सवाल है और ये हमारा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, आस्था का सवाल है ना, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है सर कि जब कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है तो क्या कहता है? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या इंसान नहीं होता है क्या? नहीं, इंसान नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, वो इंसान के साथ साथ वो एक संवैधानिक पद पर भी है। वो शपथ लेता है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार से न्याय करूंगा। अब मुख्यमंत्री अगर ज्ञानवापी पर अपनी राय सार्वजनिक तौर पर रखते हैं, विशेष पक्ष के उत्तर बयान देते हैं, तो क्या ये संवैधानिक मर्यादा को लांघता नहीं है शलभ मणि त्रिपाठी? नहीं अर्पिता जी, मुझे नहीं समझ में आता कि संविधान हम सब ने भी पढ़ा है, हम तो संवैधानिक दायित्व पे भी हैं, हम विधायक भी हैं। आप कौन से संविधान की कैसे चर्चा कर रही हैं? अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो ये कहते कि नहीं साहब वो मस्जिद है? किसको नहीं पता है? क्या इतिहास आपने नहीं पढ़ा? उसका जिक्र ही क्यों? बच्चों को पता है। नहीं पिताजी, बच्चों को पता है क्यों? वो मंदिर था, वो बर्बर था, क्यों नहीं जिक्र करने से कौन रोक सकता है? बाबा विश्वनाथ का मंदिर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि हम चर्चा न करें, क्यों न करें? किसको डर सकता है चर्चा? ठीक है, अटल जी को तो मानते ही होंगे ना, पूरी बीजेपी मांगती होगी सर, बिल्कुल मानते हैं। हमारे उनका ही देखिए, वो भी कहते हैं कि संविधान पद पर बैठे होते हैं तो ये हमारा फिर राजधर्म हो जाता है, और अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो हमें उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। वो सीधे तौर पर बता रही है हमारा राजधर्म हो जाता है, हम अपनी राय क्यों रखेंगे, क्योंकि हम अब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पता नहीं आप कैसे कह रही हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप संवैधानिक दायित्व पर बैठे हैं तो क्या अपना नाम बदल के कोई धर्म बदल के चले जाएं क्या? हमारा नाम जो है वो तो रहेगा ही, हमारे पुरखे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन सर अगर बार बार इस तरह के बयान आए कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है ऐसे बयान? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, भगवान ने दृष्टि दी है तो देखिए मस्जिद में त्रिशूल क्या कह रहा है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। अनुराग भदौरिया को आपने बहुत समय दिया। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये तो पूरा दुनिया जान रही है, पूरा देश जानता है, हमारा इतिहास जानता है। ज्यादा समय ले लिया खुद बीजेपी प्रवक्ता ने, और ये किसको नहीं पता है? ये तो एकता होनी चाहिए। ये क्या दुनिया में क्या कोई केवल भारत में हो रहा है क्या? बांग्लादेश उठाकर देख लीजिए, बगल में कश्मीर उठाकर देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान उठाकर देख लीजिए। और मुझे नहीं समझ में आता कि आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, ये मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहा है क्या? मुख्यमंत्री जी के अलावा बहुत से लोग कहते रहे, ये तो बहुत सारे। आप जाके काशी विश्वनाथ के लोगों से पूछिए, आप बच्चे बच्चे से पूछिए, आप जाके मथुरा में पूछिए, क्या मंदिर में मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं तोड़ा गया क्या? क्या बाबा विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त नहीं किया गया क्या? क्या भगवान राम का मंदिर नहीं तोड़ा गया क्या? अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि भगवान राम का मंदिर वहां पर था, तो हमारी आस्था भी है। ठीक है, हम संवैधानिक दायित्व पे हैं। हामिद अंसारी के बारे में कोई कुछ चर्चा नहीं करता। अनुराग जी आ रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी बारी में। बोलने नहीं देंगे अनुराग भदौरिया, तुम्हें बोलने नहीं देंगे बीच में, फिर हम भी डिस्टर्ब करेंगे पूरे डिबेट। नहीं मत सोचना, ये गुंडागर्दी मत करो जो करते हो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में।
हामिद अंसारी अभी मैंने बोला ही नहीं है कुछ। थे और वो खुलकर कहते थे कि मैं पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं किसी दायित्व पर हूँ। तो हामिद अंसारी से कोई सवाल नहीं पूछता। आज एक मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री वही बात कह रहे हैं जो हमारे इतिहासकारों ने कही है, जो औरंगजेब के तमाम दरबारी लेखकों तक ने कही है, औरंगजेब पर लिखने वाले लोगों ने कहा है, मुगल काल पे लिखने वाले लोगों ने कहा है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, उपचुनाव से पहले बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा, ये साफ समझ जाए? ये जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, इसको एजेंडे के तौर पर ही सामने समझ जाए हम लोग? देखिए, चुनाव हो चुनाव न हो, चुनाव में क्या परिणाम आएगा, चुनाव के क्या नतीजे आएंगे, बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, है और हमारा मानना है कि रहना भी चाहिए। अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है, अगर ऑनरेबल कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट को नहीं लगता, तो कोर्ट सर्वे का आदेश क्यों देती? विष्णु शंकर जैन जी यहाँ बैठे हैं, याचिका लेकर गए थे, इनकी याचिका को खारिज कर देते। पर जब सर्वे की बात आई तो समाजवादी पार्टी पार्टी मेरा सीधा सा सवाल ये था कि क्या इसमें राजनीतिकरण हो रहा है इस मसले पर? अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले से कहते तो क्या सीधे तौर पर इस पर सियासत की जा रही है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करें। बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, ये तोड़ा गया, वहाँ बर्बरता हुई, ये इतिहास में दर्ज है। ये कोई शरद मणि त्रिपाठी ने इतिहास नहीं लिखा, अर्पिता आर्या या ऑनरेबल योगी जी ने इतिहास नहीं लिखा। इतिहास तो सैकड़ों सालों से है और सबको पता है बर्बरता हुई है। अब आपके और हमारे छुपाने से थोड़े छुप जाएगा। जो पाप हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, उस बर्बरता का जिक्र तो करेंगी पीढ़ियां, आज भी करेंगी, आज से 1000 साल बाद भी करेंगी। और क्यों मुझे ये बताइए ना, फिर एजेंडा है क्या? हुआ है सबका साथ सबका विकास या किसी खास वर्ग के लिए? नहीं तो क्या हमारा जो मंदिर था उसको मस्जिद कहना शुरू कर देंगे? सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर को मस्जिद कहना शुरू कर देंगे क्या? नहीं कहेंगे। सबका साथ सबका विकास भी करेंगे, लेकिन मंदिर तोड़ा गया तो ये भी कहेंगे हाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर था और वहाँ पे भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर होना चाहिए। जवाब ठीक है, अनुराग भदौरिया। जब देखिए अभी इन्होंने कहा, इनका देखिए आदर्श क्या है। हमने कहा हिंदुस्तान में अनेकताओं का एकता वाला देश है। ये क्या कह रहे हैं, इनके आदर्श हैं बांग्लादेश। इनका आदर्श कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश की बिना बात के इनका सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। सोचो आप, एक इनके गिरिराज सिंह है, बांग्लादेश को कंपेयर कैबिनेट मंत्री हैं। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाए और कैसे मदद करे। तो वो विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई बोला क्या? अरे भैया, आप कैबिनेट मंत्री हो, सरकार में हो, जिम्मेदारी निभाओ। एक बात। दूसरी बात, बार बार कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है। बिल्कुल आस्था का विषय है, फिर उसको राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हो? हम तो कहते हैं धर्म मेरा आस्था का विषय है। हम लोग तो धर्म को हम लोग तो मानने वाले लोग हैं, लेकिन आस्था है मेरी। लेकिन आप उसके राजनीतिकरण करते हो, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति जिस पे करनी चाहिए उस पे नहीं कर पा रहे हो। आप फेल हो गए, जनता ने नकार दिया है आपको, प्रभु ने नकारा है। आप तो अयोध्या में भी हारे हो। किसने आपको अयोध्या में हराया? जनता ने हराया ना। तो जनता का आशीर्वाद, इसके मतलब प्रभु का आशीर्वाद किसके साथ है? समाजवादी के साथ है। समाजवादियों को आशीर्वाद दिया और आपको अयोध्या में हराया, और उसके बाद आपको बताया कि अब जनता के मुद्दों पे आइए, नहीं आओगे तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। प्रभु तैयार हैं आपको हराने के लिए। अभी तो आपको 33 सीटें दी हैं, 3 भी नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप उनके बच्चों की बात नहीं करना चाहते। उनके बच्चे परेशान हैं, उनके बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है। उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं है। उनका जो युवा भटक रहा है दर दर अपनी डिग्रियां लेके कि किस तरह से मुझे रोजगार मिल जाए, उसकी चिंता आपको नहीं है। महंगाई से आत्महत्या कर रहे लोग, उसकी चिंता नहीं है। किसान आत्महत्या करता है, उसकी चिंता आपको नहीं है। इसलिए प्रभु आपको बार बार आएंगे। अब प्रभु ने भी तय कर लिया है कि आप जैसे आस्था को राजनीतिकरण करेंगे। आस्था हमारा धर्म में आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। फिर आपको बता रहा हूं, और जैसे जैसे आप जनता के मुद्दों से भागोगे, जनता आपको हराएगी। देखिए अर्पिता जी, विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में रहेंगे। इसको बैठ के ढोल पीट के कहते हैं कि हम तो जीत गए, तो ऐसी जीत आपको मुबारक। आप बार बार हारे हैं, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे। और क्यों? क्योंकि आप अनुराग भदौरिया बीच में नहीं बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया बीच में नहीं, ये तरीका नहीं। अपनी अपनी बारी में पूरा मौका दे रही हूँ। आप वो हैं जिसने अयोध्या में, आप नहीं बोलने दीजिए। अर्पिता जी देखिए, ये देखिए, ये बोलने नहीं देंगे। अयोध्या में भगवान राम भक्तों पर गोलियां आपने चलवाई, हत्याएं कराई, और आप ही थे कि जब बाबा विश्वनाथ को लेकर कोर्ट का फैसला आया कि जाकर वहां सर्वे कराओ, तो आपकी सरकार ने कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको 18% जो वोट है उसकी चिंता थी। इसीलिए डंके की चोट पे कहते हैं कि आपके बहकावे में आकर अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। मुजफ्फरनगर की तरह आपकी सरकार में दंगे हुए, काटे गए। आपकी सरकार में 400 दंगे हुए, हमारे मंदिर उजाड़े गए, हमारे धर्मस्थल उजाड़े गए, क्योंकि आप तुष्टीकरण
स्तर की राजनीति करते हैं, लेकिन आप दोबारा वापस आने वाले नहीं। मैंने कहा ना 14 से लेके 24 तक हार के पूरी तरह पराजित होकर जाके विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी आप इतने घमंड से कह रहे हैं कि हमने हरा दिया। तो ऐसी जीत आपको मुबारक। 29 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे। बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, है और रहेगा, हमें पूरा विश्वास। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आ रही हूँ जरा और मेहमानों के पास भी चलिए। 10 सेकंड में, हाँ 10 सेकंड में अपनी बात नहीं 10 सेकंड का 10 सेकंड का है 10 सेकंड का। देखिए इनकी, देखिए अब मैंने जनता की बात की, जनता जनार्दन होती है। प्रभु, मैंने बार बार बोला कि अयोध्या में हमें प्रभु ने आशीर्वाद दिया और प्रभु ने हमें काशी में भी प्रभु हमें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इनको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, बड़ी मुश्किल से जीते हैं काशी, और उसका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है आपको? क्योंकि प्रभु जानते हैं ये हमारे सच्चे भक्त हैं, ये लोग हमारी भी आराधना करते हैं और उसकी राजनीति नहीं करते, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी हक की बात करते हैं। तो हम तो जनता के हक की बात कर रहे हैं, हम जनता के समाज में हक की बात कर रहे हैं। ये हक की बात की, इतनी देर उन्होंने डिबेट की, डिबेट में एक बार भी जनता का नाम लिया हो, एक बार भी जो सब तो प्रभु के बच्चे हैं ना, क्या उनके बारे में इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन्होंने इनको चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था या सत्ता में लेके आए थे, क्या उनके हक के बारे में बात करें? कोई हक की बात नहीं करते, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, और नफरत की राजनीति करने वालों को प्रभु राम भी माफ नहीं करते, याद रखिएगा। नफरत की जो राजनीति करेगा प्रभु राम को बार बार हराएंगे। आप अभी भी हारे हो लोकसभा में, आगे भी हारोगे, और विधानसभा भी 27 में हारोगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नाम नुकसान उत्तर प्रदेश से मिट जाएगा और प्रभु मिटाएंगे। पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ठीक है वारिस पठान साहब, ये योगी आदित्यनाथ का जो बार बार इस तरह का बयान आ रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहते हैं कि भगवान दृष्टि दी है, मुस्लिम पक्ष को ही आगे आके प्रस्ताव देना चाहिए, जो गलती हुई उसको सुधार लेना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। ये बयान आप किस संदर्भ में देखकर देखते हैं? ये उपचुनाव से सीधे तौर पर इसको सियासत से जोड़कर देखते हैं या सिर्फ उनका एक आस्था का विषय देखते हैं आप? देखिए, बहुत शर्मनाक ये बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ लिए, मगर ना वो संविधान को मानते हैं, ना कायदे कानून को मानते हैं। उनको पता है कि मैटर सब जुडाइज है, कोर्ट में पेंडिंग है, हियरिंग चल रही है, उसके दरमियान में आके इस तरह का बयान देना मैं समझता हूँ ये संविधान का उल्लंघन है, कोर्ट का अपमान है। और मैं चाहूंगा कि कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है जहां का इशू सुप्रीम कोर्टों में पेंडिंग है। अब परसों की बात है कि हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, वहां पे तहखाने के ऊपर वो नमाज अदा कर सकते हैं मुसलमान लोग, ये भी कहा। तो अब योगी को क्या हो गया? फेल हो गए टोटल एज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और हमारे देश में अर्पिता जी एक होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू। अब उस होड़ के अंदर कंपटीशन में उतर गए योगी और एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा। योगी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो वो मुसलमानों को गालियां देना शुरू करता है, अनाप शनाप बकवास करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फालतूगिरी की बात वो कभी कर देते तो कभी हेमंत बिस्वा करना लग जाते हैं, क्योंकि ये जो मेन मुद्दे थे उसमें तो फेल हो चुके हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी को तो लगाई है लथाड़ तबियत की बुलडोजर के ऊपर कि बुलडोजर पॉलिटिक्स खराब है, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक स्टेप आगे जाके भी कह दिया कि अगर एक इंसान कन्विक्ट है तो भी आप उसके घर को नहीं उड़ा सकते हो। तो वो योगी के ऊपर पूरा ये लांछन है। और हमको तो जो खबर मिल रही है आप लोगों के माध्यम से वो ऐसा है कि योगी जी बस अब कुछ दिन में तो जाग चले आएंगे, शायद मुख्यमंत्री भी ना हो, शायद जो आपको याद जानकारी मिल रही है, इसलिए वो चाहते हैं बताना कि देखो मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा ये हूं, मैं हिंदुओं का रक्षक हूं। अब यहाँ पे शलभ मणि त्रिपाठी बैठे भाजपा को, उन्होंने कहा मेरी आस्था का सवाल है। अरे भाई, देश आस्था से चलेगा कि संविधान से चलेगा? और अगर आपकी आस्था का सवाल है तो वारिस पठान की आस्था का क्या होगा? मेरी भी आस्था है, मेरा भी ये है कि वहां एक बार जो मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी, ये मेरी भी आस्था है। तो क्या आस्था के ऊपर चलाएंगे? और हमारे पास तो प्रमाण है, फैक्ट है, सब कुछ है जो दर्शाता है कि वहां पे मस्जिद। मगर इनको क्या करना आपको पता है, ध्यान भटकाना है लोगों का मेन मुद्दों से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ये हो गई कि एनकाउंटर पे एनकाउंटर होते हैं, चप्पल पहन के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं लोगों के किस तरह से कर। डेवलपमेंट विकास के लिए क्या कर रही योगी जी? कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी सारी पॉलिसी तो फेल होती जा रही है। जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी है ये टोटल फेल, बुलडोजर वाली पॉलिसी टोटल फेल। तो एक ही चीज कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दो। और ये सिर्फ योगी अकेले नहीं, पूरा भाजपा का जो ये यूनिट है सबके सब लग गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आने वाले। उनको पता है कि वहां तो जैसा अभी अयोध्या के अंदर भी उनको भगवान ने तो हरा दिया ना, वहां तो उनको सजा मिल गया। गरीबों के घर उड़ा दिए थे आप लोगों ने, दुकानें व्यवसाय सब खत्म कर दिया था, आपको मिल गया वहां का तो पूरे तरह। अब आगे भी आप तो हारने वाला। मैं तो बदवाएं तो नहीं दे रहा हूं जैसे अनुराग ने दिया, बदवा दे रहे, भगवान ने देख रहे सबको। यही चीज महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं इन लोग। अर्पिता जी हर दिन आए दिन अपने सूजू को भेजते हैं
जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, रामगिरी आया हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया, 50 एफआईआर के बाद उनको अरेस्ट नहीं करते, सीएम बोलता है कि हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसका बाल बाका नहीं होने देंगे, इनके एमएलए आते हैं बीजेपी के बोलते हैं मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे तो क्या हम मेरा फिर एक सवाल उठता है मस्जिद के अंदर आएंगे तुम्हारी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को लेकर राजनीति हो रही है, बोलेंगे ना फिर तो आप किसकी राजनीति करते हैं? बिल्कुल पोलराइजेशन की बात हो रही है। आप किसकी राजनीति? अरे हम तो सबका साथ सबका विकास असल में हम कर अच्छा, रहे हैं, आप ये लोग सबका तो सिर्फ साथ सबका जुमला और विकास करने ढकोसलेबाजी लगे कर रहे हैं। हम तो दलितों की, माइनॉरिटी की, पिछड़ा हुआ वर्ग के सबके मान सम्मान हक की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्पिता जी, हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। शोभा नहीं देता ना अगर खुद इंसान मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ाए, मुस्लिमों को ही लेकर रणनीति की बात करे, पूरी पार्टी का गठन वैसे हुआ और उसके बाद वो कहे कि वो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो गलत कौन है सर? शर्मा त्रिपाठी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए मैं सुन रहा था वारिस पठान साहब को, हम लोगों के भाजपा गलत है। अरे सुन तो लीजिए वारिस भाई, इनकी पार्टी का नाम ही क्यों पढ़ दीजिए, इन्हीं से पूछे कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। इनसे ज्यादा सांप्रदायिक कोई हो नहीं सकता जिसकी पार्टी ऐसी हो जिसका नाम केवल एक वर्ग के लिए हो, एक विशेष समुदाय के लिए हो। और वारिस भाई मान लीजिए उत्तर प्रदेश में तो आपको बड़ी रुलाई आती है, बड़े तकलीफ होती है, नाम के साथ संविधान भी पार्टी का, शलभ जी संविधान भी पार्टी का, संविधान भी देख लीजिए। और हिमाचल में तो आपके रिश्तेदारों की सरकार है। आप कहते हो आस्था नहीं, संविधान सर्वोपरि है, मस्जिद बना ली, देखिए वहां तो सरकार को पीछे हटना पड़ा और अब तो लोगों ने कहा में मस्जिद बनी है। आप कहते हो कि आप संविधान मानते हो, इसी फोरम पे उसका वॉइस क्रैक हो रहा है। ठीक है शर्मा जी, आप ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे सुन के जवाब देना है बराबर। ठीक है जी, अर्पिता जी के सामने ये बताकर जाइएगा कि जो भगवान राम के मंदिर को लेकर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको आज आप मानते कि नहीं मानते? आप तो कहते हैं कि आज भी हम बाबरी मस्जिद मानते हैं, आज भी हम कहते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, आज भी बोलते हैं कि बिल्कुल एक बार जहाँ मस्जिद संविधान थी कहाँ चला गया? कयामत तक मस्जिद रहेगी, मेरा ईमान है, मेरा मानना कहाँ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मैं तो मेरा ईमान कहाँ गया? संविधान कहाँ गया? कोर्ट कहाँ गया? पठान की आस्था का क्या होगा? आपकी आस्था नहीं, जरा जवाब दो। आ गया आस्था की बात, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। हुआ ना, एक मस्जिद हम खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ते रहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लड़ते रहेंगे। अब हम मस्जिद नहीं खोने वाले, एक मस्जिद हम खो चुके हैं धोखेधड़ी से, हमारी बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद कर दिया। 6 दिसंबर काला दिन डेमोक्रेसी का हो गया देश के अंदर, उससे बड़ा काला दिन देश में कोई नहीं बना है। शलभ त्रिपाठी हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद किया, ये लोग भी मिले हुए थे, पहले ताला तोड़ दिया, फिर जाके एफिडेविट फाइल कर दिया, तो आप नहीं करने देंगे। एक बार खो चुके आप लड़ेंगे, क्यों है कि 3 तलाक पर आप कोर्ट का निर्णय नहीं मानते? यकीन है हमारी मस्जिद राम मंदिर पर भी आपको निर्णय मंजूर नहीं, आप संविधान की दुहाई भी यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से जब वो फैसला आपके हक में नहीं होता तो वो आपको मंजूर नहीं है। लोगों ने माना था। अर्पिता जी, ऐसा क्यों? अर्पिता जी, साबरमती पे लोगों ने माना था कि अमित शाह ने तो ये संविधान को मानने वाली बातें क्यों दिखावे के तौर पर करते हैं? जरा उनको भी तो पूछो। नहीं, दिखावा जरा भी नहीं है, जो है वो है, फैक्ट इज फैक्ट, वो हम संविधान में। अब बताइए, योगी जी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर होने के बाद वो ये दिखा दे रहे हैं। आर्य अनुराग भदौरिया, उनको सबको लेकर चलना चाहिए। मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके चीफ मिनिस्टर तोड़ते जा रहे हैं, विश्वासघात करते जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं भाई मुझे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, हम तो हिंदुत्व आया, हम हिंदुत्व की बात करेंगे और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। यही कर रहे हैं ना योगी। अरे बुलडोजर उड़ाया 90% मुसलमानों के घर पे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, अब तो सुधर जाओ, ठोक डालने वाली पॉलिसी तुम्हारी टोटल ठीक है वारिस पठान, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। संविधान आप अपने हिसाब से तो नहीं कहेंगे, आपके हिसाब से हो रही चीजें तो आप संविधान सर्वोपरि की बात करते हैं और उसके बाद फिर कह देते हैं कि नहीं ये मैं नहीं मानूंगा, ये मेरा हक है, मैं मानूं चाहे नहीं मानूं। फिर ऐसी बातें क्यों? किसने बोला? किसने बोला? अब जजमेंट आया, सबने माना तो माना ना, लेकिन मेरा ईमान बोलता है कि एक जगह जब मस्जिद थी है, रहेगी ता कयामत तक। ईमान की तो बात है ना। अरे भाई जब जजमेंट जो आया है वो किस बेसिस पे आया, क्यों आया, क्या आया, सबको मालूम है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए वहां तक जाना नहीं है। आज जो टॉपिक पे बताओ योगी गलत है या सही है, शलभ त्रिपाठी कोर्ट में ये बात तो आपने एकदम सही कही वारिस पठान। बात अगर निकलेगी ना तो बहुत दूर तक चली जाएगी, फिर दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी सर, इसलिए वापस लौट लें। चलिए ठीक है, मुद्दे पर ही लौट लेते हैं। विष्णु शंकर जैन से भी मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। सर ये जब पूरा मामला कोर्ट में है तो क्या बार बार ऐसे बयान देने को आप ठीक समझते हैं, और क्या कोर्ट जिस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, इस तरह के बयान किसी तरह से असंवैधानिक माने जा सकते हैं, या ऐसे जो नहीं देने चाहिए
और तब जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, एक राज्य के मुख्यमंत्री हो। देखिए अर्पिता जी, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के कौन से प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है जो यहाँ पे बाकी दो प्रवक्ता बैठे हैं, वारिस भाई और अनुराग भाई, जरा बताएं। आर्टिकल बताएं, सेक्शन बताएं, अगर नॉलेज है तो बताएं कि भैया कौन से आर्टिकल का कौन से सेक्शन का वायलेशन हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अर्पिता जी जरा ये मुझे बताइए कि ज्ञानव्यापी के केस में स्टेट ऑफ यूपी एक्टिव पार्टी है क्या? स्टेट ऑफ यूपी का इसमें कोई रोल है? नहीं है अर्पिता जी। ज्ञानव्यापी का केस अंजुमन इंतजामिया के बीच में और डेवोटीज के बीच में है, इसमें स्टेट ऑफ यूपी का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपकी बात को सही कहता और ये कहता आपके चैनल पे कि मुख्यमंत्री ने गलत किया। अगर स्टेट ऑफ यूपी में एक्टिव पार्टी होती या उनका यहाँ पे उनसे कोई यहाँ पे लिस्ट होती या उनसे कोई रिलीफ लेनी होती, ये दो समुदायों के बीच का विषय है, स्टेट ऑफ यूपी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। इसलिए चीफ मिनिस्टर इसमें कमेंट कर सकते हैं, उनके कमेंट करने पे कोई रोक टोक नहीं है, ना संवैधानिक ना लीगल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये बताइए अर्पिता जी, तब सवाल क्यों नहीं पूछा गया जब चीफ मिनिस्टर ने निहत्थे कार से गोली चलवाई थी? तब सवाल और तब संवैधानिक मर्यादा और राजधर्म कहा गया था। जब 1992 में बोला गया था कि आप परिंदा पड़ नहीं मार पाएगा, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। जब 2013 में बोला गया कि हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं, इनोसेंट मुस्लिम्स को, क्योंकि जो आतंकवादियों के केस में उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उन लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि इनोसेंट मुस्लिम्स है, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। जब आजम खान इनके मंत्री ने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया था, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी अर्पिता जी। जब बोला गया था मैं और मेरी बेटी उसका कल, उसके लिए वजीफा बांटे गए थे और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को वजीफा दिया गया था, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी अर्पिता जी। जब मुझे बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार में सारी की सारी स्कीम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए आई थी, तब संवैधानिक मर्यादा कहा गई थी। जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे चुनाव लड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ताक पे रखते हुए, तब संवैधानिक मर्यादा नहीं दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के जजमेंट में स्पष्ट रूप से 7 जज ने जजमेंट दिया 4:3 की मेजोरिटी से कि धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता। आपने सवाल अनुराग जी से पूछा भी था, उसका जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन किया, तब संवैधानिक मर्यादा याद नहीं आई। सारी संवैधानिक मर्यादा तब याद आ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहा हूँ आपके चैनल पे। अंजुमन इंतजामिया के व्यक्ति अखिलेश यादव जी से क्यों मिलने गए? मेरे पास फोटोज हैं। अंजुमन इंतजामिया के लोग अखिलेश यादव जी से क्यों मिले चुनाव से पहले? और वो फोटोज जब मिले थे तब संवैधानिक मर्यादा नहीं याद आई थी। संवैधानिक मर्यादा तभी याद आ रही है अगर कोई आदमी अपने आराध्य, अपने ईश्वर की बात कर रहा है, जहां पे हमारे साथ बर्बरता हुई, शिवलिंग के ऊपर वजू किया गया, जहां पे पूरा का पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, अगर उसके लिए एक लीगल लड़ाई लड़ी जा रही कोर्ट में, एक आदमी यहाँ पे वारिस पठान आपके सामने कह रहा है ताक़यामत मस्जिद रहेगी, पर हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ताक़यामत तक ये मंदिर रहेगी। हमारा भी कंसेप्ट है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और ये बात एक चीफ मिनिस्टर भी कह सकता है, ये बात एक सनातन धर्म का व्यक्ति भी कह सकता है, क्योंकि ये दो समुदायों के बीच का विषय है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अनुराग भदौरिया। गलत आ रही हूँ वारिस पठान, इसके बाद आ रही हूँ अनुराग भदौरिया। मतलब सीएम आपका हिसाब से समुदाय विषय की बात करेंगे? देश हिंदुस्तान अपने हिंदू भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान संविधान। अरे एक मिनट रुकिए वारिस पठान जी, रुकिए एक मिनट, अरे रोकिए ना अर्पिता जी, अगर मेरा जवाब चाहिए तो। देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश हमेशा से, चूंकि अनेकता में एकताओं वाला देश है, हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं कि विश्व में सबसे प्यारा देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ अभी एक प्रवक्ता महोदय चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे स्कीमें कर गई, फलाने धर्म के लिए स्कीम कर दी गई। बताइए, मेट्रो चलाई गई, किस धर्म के लिए चलाई गई? कौन धर्म के लोग उसमें बैठते हैं? एक्सप्रेस वे बनाया गया, किस धर्म के लिए बनाया गया? स्टेडियम हमने बनाया, किस धर्म के लिए बनाया है? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने पार्क बनाए हैं, यहाँ पे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी किस धर्म के लिए बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ। हमने लैपटॉप दिया, किस धर्म के लोगों को दिया गया? हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया, कौन सा धर्म के लिए बनाया? हमने डायल सिस्टम मजबूत किया, हमने किस धर्म के लिए हमने मजबूत किया? इसलिए हम विकास की बात करने वाले लोग हैं। आप आए मत बोलिए, को छोड़ देते, तब संवैधानिक मर्यादा कहाँ गई थी? अरे बीजेपी के प्रवक्ता हो तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए। आ रहे हैं यहाँ पे बोले वकील है, वकील हो,
पिछला दलित अल्पसंख्यक के नाम पे चुनाव क्यों लड़ा गया? मैं पूछ रहा हूँ। आप एक सेकेंड ऋषि शंकर जी, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड उनको कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा सर, एक एक करके चर्चा चल पाएगी, मुझे रोकना पड़ जाएगा। आपका एक मिनट नहीं है, रुक जाइए। मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है चलिए एक सेकेंड आप मुझे जरा अपने जो 3-4 सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो एक बार दोहरा दीजिए और उसी के इर्द गिर्द मैं अनुराग भदौरिया से जवाब ले लूंगी। आपके पॉइंट वाइज जो सवाल आप रख रहे हैं वो जरा पूछ लीजिए। पहला सवाल, अगर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है, अनुराग भदौरिया बताएं संविधान के कौन से आर्टिकल का वायलेशन किया है? पॉइंट नंबर 1, संविधान के कौन सा आर्टिकल का वायलेशन किया है? स्पेसिफिक बताएं, अगर कानून जानते हैं तो बताएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 मिनट देखिए, 20 मिनट। अनुराग भदौरिया आवाज कम कीजिए जरा, अनुराग भदौरिया के सवाल एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आ रही अनुराग भदौरिया। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, अर्पिता जी ऐसे नहीं। हाँ विश्वशंकर जैन, ठीक है अर्पिता जी ऐसे। ठीक है। दूसरा सवाल जब आजम खां एक देखिए ऐसे, अर्पिता जी ऐसे डिबेट कैसे हो सकती है? अनुराग भदौरिया एक सेकेंड, आपसे ही सवाल है, वो सवाल में पॉइंट वाइज आपसे जवाब लेना चाहूंगी ना, इधर उधर की बातें ना हो तो बेहतर है। ठीक है, मुद्दों पे रहता हूँ, जनता अरे जनता, ठीक है सर, सब केवल जनता जनता कहने से अगर हर नेता जनता का हो जाता तो आज जनता कहाँ होती सर? कह रहे हैं वकील हैं और बोले जा रहे हैं जनता जनता सिर्फ चर्चा में ही बात होती है, बाकी सब अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। नहीं, तो मैं तो लीगल बात कर रहा हूँ ना, मैं तो लीगल बात कर रहा हूँ भाई। कहना चाहता हूँ एक सेकेंड अनुराग भदौरिया रुक जाइए, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी और मैं चर्चा में आपके पास नहीं बनाया था। कौन सा धर्म को लोग इस्तेमाल करते हैं बताइए? एम्बुलेंस हमने 108 एम्बुलेंस चलाए, कौन से धर्म को लोग इस्तेमाल करते हैं बताइए? आप जैन जो आप सवाल पूछ रहे थे कि किसी एक धर्म के लिए बात हुई है, ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। अर्पिता जी दूसरा सवाल, 2013 में जब अखिलेश यादव सरकार आतंकवादियों को छोड़ रही थी, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था ये इनोसेंट मुस्लिम यूथ है, इनको हम छोड़ रहे, तब क्या संवैधानिक मर्यादा थी कि नहीं थी और कौन से प्रोविजन के तहत छोड़ रहे थे? तीसरा सवाल अर्पिता जी, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी वो कौन से संवैधानिक प्रोविजन के तहत बनी थी? चौथा सवाल, जब आजम खां शपथ ले रहे थे एक स्टेट के मिनिस्टर की, तो क्या उन्होंने ओथ जो संविधान की शपथ है वो शपथ लेने से ही मना कर दिया था, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली थी? इन 4 सवालों का जवाब दे दे जरा। ठीक है बताइए। अनुराग भदौरिया इसी के इर्द गिर्द जवाब दीजिएगा। हाँ फिर जनता के मुद्दे, बेरोजगारी और रोजगार और ये सब मत डाल दीजिएगा। हाँ देखिए, नहीं, मैं सीधा सवाल, इन्होंने कहा मेरी बात जाने दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने धर्म विशेष के लोगों के लिए स्कीमें बनाई। आप बताइए कि जो मेट्रो चलाई कौन से विशेष धर्म के लोगों के लिए हम चलने के लिए बनाई और कौन से लोग चलते हैं? स्टेडियम पूरा विश्व के लोग खेलने आते हैं, देश का नाम रोशन होता है। कौन से जाति धर्म के लोगों का बताइए? अब नहीं मेरे बात पूरी होने दे, बीच में अर्पिता जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोला किसी से, पूछ रहे हैं उसको जवाब दीजिए ना। फिर मेट्रो पर चले गए, सड़क पर चले गए, वो तो वो एक वर्ग के लिए नहीं बनती ना। अर्पिता जी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा। अरे नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब चाहिए बताइए, पूछिए, ये बताइए कि हमने पार्क बनाया, आप और वारिस पठान दोनों बताइए। हमने लैपटॉप दिया तो कौन सी जाति धर्म के लोगों को देख के दिया? हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो कौन सी जाति धर्म के लोग उसमें चलते बताइए? लैपटॉप हमने दिया, रिकॉर्ड पे ही चलते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए। वही पूछ रहे कि कहां पर उल्लंघन हो गया योगी आदित्यनाथ का, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए। हाँ वारिस पठान, चारों सवाल ठीक है, सबसे पहले वारिस पठान, ठीक है विश्वशंकर जी आ रही हूँ सर। अरे सुनो वारिस पठान, अरे विष्णु भाई सुनो यार, विष्णु भाई सुनो जरा, बोल रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो योगी ने बीजेपी की तरफ प्लीज आवाज कम रखिए। अब ये बोल रहे किस कानून का उल्लंघन किया है, किस संविधान का उल्लंघन किया है, तो सुनिए, ये तो एडवोकेट है ना विष्णु जी आपको तो मालूम है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब तक एग्जिस्टेंस में है। अब तक एग्जिस्टेंस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या बताता है कि जो भी जगह, मस्जिद, स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 के पहले आप उसका नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये तो कानून है, और ये कानून कहां पास हुआ था? पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। सबने अपनी अपनी राय रखी थी, पूरी राय के बाद में एक कानून पास हुआ,
तो कानून तो पार्लियामेंट से पास हुआ था, वो तो संवैधानिक है, तो उसका क्या आप खिलाफ जाएंगे? फिर क्यों आपने सर्वे मांगा? आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप चाहते हो कि सर्वे करा कि किसी ना किसी तरह हमारी बाबरी, जिस तरह हमारी बाबरी छीन लिया, सही कर दिया, इसी तरह ये करना चाहते हो। तो योगी भी तो यही करे ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर जवाब ले लीजिए अब तक है ना। पहले अगर एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, आप बोलते बात सही थी, लेकिन कानून तो एग्जिस्टेंस में, तो आप किस संविधान की बात कर रहे हैं? आप इतना बड़ा लेक्चर दे दिए, आप संविधान को उसके बाद मेरे भाई की बात रखो। ठीक है विष्णु शंकर अर्पिता जी, चलो अर्पिता जी, बड़ी शॉकिंग बात है। यहाँ पे सारे प्रवक्ताओं ने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया। संविधान और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में डिफरेंस होता है। संविधान एक अलग डॉक्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग डॉक्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इसमें उल्लंघन नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट लोअर कोर्ट स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अर्पिता जी, वो स्टोरी आपने भी कवर की थी जहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को लागू किया है कि ज्ञान लागू नहीं होता है। और आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। सर ये तरीका नहीं है ना। वारिस पठान, अनुराग भदौरिया, विष्णु शंकर जैन, ठीक है। इसमें शलभ मणि को मैं जोड़ना चाह रही हूँ। सबकी आवाज कम कर दीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपका नाम शलभ मणि त्रिपाठी है क्या? आपका नाम शलभ मणि त्रिपाठी है क्या अनुराग भदौरिया? ये चर्चा का स्तर मत रखिए, आप हर जगह यही करते हैं, मत कीजिए सर। इनको बता दीजिए कि शलभ मणि त्रिपाठी, आवाज कम रखिए। शलभ मणि त्रिपाठी, आप चरित्र देख लीजिए अर्पिता जी, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आपकी टीवी डिबेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सड़क हो और फिर चाहे अयोध्या हो, बहुत चिल्ला रहे थे ना कि जनता की बात करना चाहते हैं, जनता की बात करना चाहते हैं, तो जनता की बात कर दीजिए कि अयोध्या में इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अयोध्या में इनका ब्रांड एम्बेसडर मोईद खान है, जिसने एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया। और ये किसके साथ खड़े हुए? इनके सांसद मिलने तक नहीं गए। दलित परिवार की बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तब पता चला कि उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई है। मोईद खान के साथ खड़े रहे। आप देखिए कन्नौज में क्या हुआ, जाके नवाब सिंह के साथ खड़े हुए, जिसने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया। और इनके नेता क्या कहते रहे कि डीएनए टेस्ट लाओ, पहले डीएनए की रिपोर्ट लाओ, तब हम मानेंगे। ये इनका चरित्र है। और आज भी जिस प्रकार से गुंडे और माफियाओं के साथ खड़े हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा अनुराग, कि आने वाले 100 साल बाद जब ये इतिहास पढ़ा जाएगा ना, तो अनुराग भदौरिया का नाम भी याद करा जाएगा कि अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी वही पार्टी थी कि जिसने ज्ञान वापी को लेकर बार बार ये कहा कि वो मस्जिद है, तब जबकि पूरा देश और ये इतिहास कह रहा था कि वो मंदिर था, उसको तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई। एक सवाल आपसे पूछा ना विष्णु शंकर जैन जी ने, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि ज्ञान वापी क्या वहां पे मंदिर नहीं था? आप ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया? लेकिन आज आप कह रहे हैं बांग्लादेश से बोल रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। आप जरा कर्नाटक में बोल के दिखा दीजिए। ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ शलभ मणि त्रिपाठी, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन मैं जरा इसको, क्योंकि देखिए सामने उपचुनाव भी हैं और अगर कोई भी नेता खासतौर पर आस्था की बात भी रखे तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति खोज ही ली जाती है, राजनीति दिखती ही है। अब योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना क्या, क्योंकि अभी अयोध्या फैजाबाद सीट हारी है बीजेपी, यानी जिस पिच पर आप लोग खेल रहे थे उसमें भी हिट विकेट हो गए, तो क्या अब यही पिच वापस से सजाने से उपचुनाव में कहीं कुछ नुकसान देखते हैं या आगे चुनाव नुकसान देखते हैं, या अब अपने खेलने के पैटर्न को कुछ बदलना पड़ेगा? देखिए इसमें कोई अजीब नहीं अर्पिता, मेरा नाम शलभ मणि त्रिपाठी है और मैं कहता हूं कि वहां पर मंदिर था, तोड़ा गया। योगी आदित्यनाथ जी का नाम योगी आदित्यनाथ है, वो कहते हैं मंदिर था, तोड़ा गया। अजीब तो ये है कि अनुराग भदौरिया यहाँ बैठा है, जिनके नाम के आगे अनुराग भदौरिया लिखा है, ये कहते हैं कि नहीं वहां मस्जिद था, मस्जिद ही रहनी चाहिए। ये अजीब है। हम तो कहते आएंगे, हमारी आस्था का विषय है और हम कहते आएंगे, चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बन गया। हम कहते हैं बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, आज नहीं आगे चलकर आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि वहाँ पे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो वजू होता था, कुल्ला होता था, हाथ पैर धुले जाते थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग कराते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार कहती थी नहीं वजू होता रहेगा, कुल्ला होता रहेगा। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया और हमारी सरकार की जिसने कोर्ट के फैसले को लागू किया तो वहां पर जाके कुल्ला होना बंद हुआ, हाथ पैर धुलना बंद हुआ। राजनीति का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले आप इसको राजनीति से लेना देना नहीं बता रहे, इसको आस्था से जोड़कर ही देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इसीलिए बयान है, लेकिन सामने चुनाव है इसलिए इसको सीधे तौर पर चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये जो पिच बीजेपी ने तैयार की है, ये पिच बीजेपी के लिए सारे हिंदुओं को एक साथ लाएगी और इसका फायदा क्या बीजेपी को होगा, ये भी देखना होगा।